सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सभी जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज योर थर्मल प्रॉपर्टीज, विच इज गोइंग टू इंक्लूड थ्री मेजर सेक्शन। वन इज योर थर्मोमेट्री यानी कि आपका टेम्परेचर स्केल, सेकंड आपका होने वाला है थर्मल एक्सपेंशन और थर्ड आपका होने वाला है कैलोरीमेट्री, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर करने वाला है। टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन में आपका बहुत वैरायटी ऑफ सिचुएशन बनता है जिसके ऊपर जेई मेंस में तो सवाल बनता ही और एडवांस में भी बनता है, राइट। चाहे वो आपका इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी हो, एक्सपेंशन ऑफ कैविटीज हो, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक्स, राइट। ये जो आपका सेकंड पेंडुलम है इसको लेके भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है। जेई मेंस में 2021 में भी इसके ऊपर एक सवाल आया था, राइट। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, कैलोरीमेट्री, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड एट द लास्ट वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, राइट, तो इसे आप ज्वाइन कर ले। ये हमारा चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स। ठीक है, यहां पे भी हम लोग अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं ताकि आपके साथ कोई भी वीडियो पीडीएफ मिस ना हो। क्लियर है एकदम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, राइट। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स को रिवाइज किया है which includes more than 97 to 98% of the syllabus of 11th and 12th, सभी का लिंक इस पीपीटी में मैंने डाल दिया है। ये पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके आपका मॉडर्न फिजिक्स तक कंप्लीट है और यहाँ पे आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर, काइनेमैटिक्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड स्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज, डायनामिक्स, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल आता है, राइट। सब अच्छे से डिटेल में कवर है विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, दैट इज योर थर्मल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो आप सभी को पता है कि तीन तो बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल होता है। एक आपका होता है सेल्सियस, देन इज योर केल्विन, देन इज योर फ़ारेनहाइट, राइट। यहाँ पे चौथा भी मैंने डाल दिया है लेकिन इसके ऊपर सवाल बहुत रेयरली बनेगा, दैट इज योर र्यूमर स्केल। ठीक है, अच्छा। अब जनरली फिजिक्स में हम लोग जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सेल्सियस और केल्विन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और घरों में जब हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में जनरली हम लोग मेजर करते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो सपोज कीजिए कि आपको फ़ारेनहाइट में रीडिंग दिया है तो आपको उसको सेल्सियस में करना आना चाहिए एंड वाइस वर्सा। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। यहाँ पे आप देखिए कि आपको हर स्केल में, हर टेम्परेचर स्केल में आपको दो रीडिंग याद होनी चाहिए। वन इज योर दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, जो कि आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको वाटर का ही सिचुएशन बताया जा रहा है, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आइस पॉइंट आप इसे कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपर पॉइंट विच इज योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बात करें तो आप यहाँ पे अपर और लोअर रीडिंग देख सकते हैं। फ़ारेनहाइट में इट इज 212 फॉर दी वेपर पॉइंट और आपका आइस पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर में 80 एंड 0। क्लियर है एकदम। अब मान लीजिए ये चारों का चारों जो टेम्परेचर स्केल है आपको एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे ये जो आप वाइट कलर का लिक्विड देख रहे हैं ये बेसिकली आपको मरकरी हो सकता है या फिर कहीं कहीं थर्मोमीटर में आपको इवन एसीटोन या फिर आपको और भी कोई अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर एकदम। अब ड्यू टू दी टेम्परेचर का, सराउंडिंग का टेम्परेचर, आपका जो ये लिक्विड है वो एक्सपैंड कर जाता है और इस तरीके से राइज करता है। तो अगर चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग सभी में एक समान एक्सपेंशन होगा, तो सभी एक हाइट पे जाके रुक जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेल्सियस में कोई और रीडिंग दिखेगा, केल्विन में कोई और रीडिंग, फ़ारेनहाइट में आपको एफ रीडिंग दिख रहा है और र्यूमर में आपको कैपिटल आर रीडिंग दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टर्म जो है आपको कांस्टेंट होगा और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक स्केल से दूसरे स्केल में रीडिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हमें मान लीजिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। 9th या 10th में आपको इसका फॉर्मूला याद भी करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान से देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेल्सियस की बात करें तो रीडिंग मान लेते हैं कैपिटल सी ही है, ठीक है। सो कैपिटल सी -0, सेल्सियस में आपका जो आइस पॉइंट है वो 0 है और वेपर पॉइंट 100 है, आइस पॉइंट 0 है, इज इक्वल टू कैपिटल F -32 अपॉन 212 -32। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन या फिर ये फॉर्मूला बन के आता है दैट कैपिटल F इज इक्वल टू 9/5C + 32। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहां पे आप कैपिटल C की जगह 36 पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में क्या रीडिंग होता है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर एकदम। तो इस तरीके से आप कोई भी दो स्केल के बीच में कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप एक सवाल देख सकते हो। सवाल में हमसे क्या बोलता है कि आपके पास एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस है तो आप इस सवाल को पहले खुद से सॉल्व करें और उसके बाद आके इसका सोल्यूशन को देखें। सवाल कहता है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है दैट रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज -5 and 95। अब ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये आपको गलत रीडिंग है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 95 होता है, लेकिन हमको कहता है कि ये एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, ठीक है। अब फॉल्टी नाम है तो गलत रीडिंग दिखाएगा ही। फिर हमसे बोलता है व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर as it reads 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर। हमसे कहता है कि अगर इसी फॉल्टी थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर रीडिंग 60 दिखा रहा है तो एक्चुअल रीडिंग क्या है, राइट, नॉर्मल रीडिंग क्या है। तो यहां पे आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट को लगाना होगा। तो आप यहां पे दो टेम्परेचर स्केल बनाएंगे, एक फॉल्टी थर्मोमीटर का और एक नॉर्मल करेक्ट थर्मोमीटर का, ठीक है। तो फॉल्टिंग में आपका जो आइस पॉइंट है वो -5, बॉइलिंग पॉइंट 95 और रीडिंग 60 दिखा रहा है। नॉर्मल में करेक्ट थर्मोमीटर में बॉइलिंग पॉइंट 100, फ्रीजिंग पॉइंट आपका, आइस पॉइंट आपका 0 है और रीडिंग मान लेते हैं x होता। हमें ये x सॉल्व करना है तो यहां तो हम लगाएंगे ना वही अपना रेशियो कांस्टेंट वाला फंडा। तो क्या लिखेंगे, 60 जो आपका रीडिंग था, राइट। सो रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू करेक्ट थर्मोमीटर में रीडिंग अगर आपका x है तो x -0 अपॉन 100 -0। आप इसे सॉल्व करेंगे और आपको x का वैल्यू 65 निकल के आएगा, विच मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ते बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन का जो सबसे सिंपल फंडा ये है कि अगर आपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया है, राइट, तो वो बॉडी जो है आपका वो एक्सपैंड करता है, वो बॉडी आपका एक्सपैंड करता है। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखना है कि कोई भी दो पॉइंट अगर आप उस बॉडी पे ले ले तो उस दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर एकदम। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इन योर थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन भी हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। वन इज योर लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड वन इज योर सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन। सपोज कीजिए आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है और आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया है तो उस स्क्वायर प्लेट का एरिया बढ़ेगा। अगर आपके पास एक क्यूब है, उसको अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। क्लियर एकदम। अब यहां पे हमको सभी का फॉर्मूला जानना होता है और फॉर्मूला ही आपको सफिशिएंट है, उसके डेरिवेशन में जाने का जरूरत ही नहीं है। आप यहां पे मेरी बातों को ध्यान से एकदम सुनिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो 1.5x स्पीड पे सुनिए, लेकिन एक एक बात को अच्छे से समझिए और सुनिए। तो लीनियर एक्सपेंशन में अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो आपका सपोज कीजिए आपके पास एक रॉड है तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, राइट। तो जो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, that change in length is given by initial length multiplied by some constant alpha multiplied by change in temperature। आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है। क्लियर एकदम। अब ये अल्फा क्या होता है, इस अल्फा को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये आपको मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये आपको सवाल में दिया रहेगा। जनरली आपको जो अल्फा होता है वो अगर आपने जो टेम्परेचर चेंज किया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप अल्फा कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी दिया जा सकता है, लेकिन वो एडवांस लेवल के हिसाब से है। जेईई मेंस की बात करें तो आपको अल्फा कांस्टेंट ही दे देगा वो लोग। क्लियर एकदम। अगर यहां हम लोग बात करें डेल्टा एल की तो आपको डेल्टा एल है क्या, दैट इज योर फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ,
राइट तो आप यहाँ पे डेल्टा एल की जगह लिखोगे फाइनल लेंथ यानी कि एल एफ माइनस एल आई, रीअरेंज करोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी निकल के आएगा, दैट इज फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए चेंज इन एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे ये जो बीटा है इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। क्लियर है एकदम, यानी कि ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और ये जो बीटा होता है वो आपको होता है 2 टाइम्स अल्फा। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको बॉडी का सिर्फ अल्फा दे दिया जाएगा, और अगर आप एरिया एक्सपेंशन की बात करोगे तो आपको बीटा फॉर्मूला में यूज करना है, यानी कि आपको 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट करना होगा इस पूरे फॉर्मूले में। क्लियर है एकदम, ठीक है, बात को एकदम ध्यान से समझिए। वॉल्यूम एक्सपेंशन की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो वो आपको होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट व्हिच इज योर गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये गामा आपको होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये आपको होता है 3 टाइम्स अल्फा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा की, तो वो आपको होता है 1:2:3, राइट। तो ये पूरा आपको जो चार्ट है एज इट इज याद होना चाहिए, ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी और ये नीचे वाला फॉर्मूला भी, तीनों के ही सिचुएशन में कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े हम लोग, बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेम्परेचर को चेंज करने से अगर वॉल्यूम चेंज होता है, मास तो नहीं चेंज होगा ना, मास तो आपको वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम जितना है उसके हिसाब से आपको वो मास तो डिफाइंड है। तो टेम्परेचर चेंज करने पे अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मास बाय वॉल्यूम ही आपको डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम चेंज यानी कि डेंसिटी भी चेंज, राइट। तो मान लेते हैं आपका जो इनिशियल डेंसिटी है दैट इज योर मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। आपने अगर टेम्परेचर को चेंज किया है तो आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं अब जो आपका फाइनल डेंसिटी है दैट इज योर मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम, एंड व्हाट इज योर फाइनल वॉल्यूम, हमारे पास तो फॉर्मूला है V इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और अगर आप ध्यान से देखें तो m अपॉन V इनिशियल ही आपको था डेंसिटी इनिशियल, सो फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपका गामा डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो यहाँ पे वो जो बाइनोमियल का जो एक अप्रॉक्सीमेशन होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। 1 प्लस एक्स टू द पावर होल n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, अगर आपका x बहुत छोटा है 1 से। तो यहाँ पे गामा डेल्टा टी क्योंकि 1 से अगर छोटा होगा तो आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, राइट। ये जो डिनोमिनेटर है पूरा जब ऊपर जाएगा तो होल पे -1 चढ़ेगा, और वो -1 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो। तो ये फॉर्मूला दोनों ही ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको डेटा से लग रहा है कि इनका प्रोडक्ट बहुत छोटा है 1 से, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें और जल्दी से अपना आंसर ले आए। क्लियर एकदम। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल वाली बात कर लेते हैं, इसके ऊपर आपको हो सकता है कि असर्शन रीजन में कोई क्वेश्चन बन जाए, दैट इज योर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होता है, जनरली क्या देखा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर एकदम, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर के केस में यहाँ पे आपके सामने ग्राफ है, 1 ग्राम ऑफ वाटर आपको लिया गया, आप इसका टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किए, तो यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम आपको मिनिमम है, इसके बियॉन्ड फिर ये नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम आपका ये बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। तो ये जो है ना पोर्शन, ये थोड़ा सा आपको एक वियर्ड बिहेवियर है। क्यों हो रहा है उसके ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले, आपको इस बात को बस ध्यान में रखना है कि आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है, और अगर वॉल्यूम इस समय मिनिमम है यानी कि डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। क्लियर है एकदम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको डेंसिटी मैक्सिमम होने वाला है। क्लियर एकदम। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है कि जो आपका लेक होता है विंटर सीजन में, लेक पे आइस जो है सबसे पहले सरफेस पे फॉर्म होना शुरू होता है, उसके बाद वो आइस फॉर्मेशन नीचे जाता है। क्लियर एकदम।
तो कभी आपको ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए कि ये आपको क्यों होता है, तो उसका सिंपल रीजन है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर है एकदम? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है, अगर आप 11th में हैं तो आप इसके बारे में और डिटेल में पता कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे एक और बात को ध्यान में रखिए। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक डिस्क है और इस डिस्क में आपके पास एक कैविटी है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ये जो डिस्क है इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, राइट? यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। ओके, अच्छा, अगर आपने इस डिस्क का टेम्परेचर को इंक्रीज किया है बाय डेल्टा टी, तो इस केस में ये जो कैविटी का रेडियस है वो भी बढ़ेगा। बच्चों को हमेशा इसमें एक डाउट रहता है कि सर ये रेडियस जो है वो शायद छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आप सोच रहे हो उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हर 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए। तो यहां पे अगर आप एक पॉइंट ले लो और यहां पे आप अगर एक पॉइंट ले लो, राइट, तो इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ना चाहिए। इसके लिए ये कैविटी को ही ओवरऑल बढ़ना पड़ेगा। तो फाइनल रेडियस इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है। अब क्योंकि यहां पे रेडियस की बात की जा रही है, यानी कि ये एक लेंथ वाला पैरामीटर है, तो यहां पे हमने अल्फा इस्तेमाल किया है। अगर हमें इस कैविटी का फाइनल एरिया जानना होता तो इनिशियल एरिया वाज पाई आर स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा की जगह 2 अल्फा है डेल्टा टी। अगर ये एक डिस्क ना होके एक स्फीयर होता तो उस केस में जो फाइनल रेडियस है वो तो यही फॉर्मूला है, लेकिन अब आप एरिया की जगह वॉल्यूम की बात करेंगे कि भैया इस कैविटी का वॉल्यूम फाइनली कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट 1 प्लस गामा की जगह होगा 3 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर एकदम? यहां पे एक और सिचुएशन देखिए, आपके पास एक रिंग है और यहां पे एक बहुत छोटा सा गैप है, ये डीप कोई ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा एक गैप है, ठीक है, इसका विड्थ आपको डी है। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये गैप बढ़ेगा। बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये गैप तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चा, ये गैप बढ़ेगा क्योंकि सेपरेशन बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स शुड इंक्रीज, राइट? तो जो फाइनल गैप लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू डी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर एकदम? मान लीजिए आपके पास यहां पे इस तरीके से एक शीट है और इस शीट पे आपको रैंडमली आपने 2 पॉइंट लिया है, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आपको कैपिटल एल। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के बाद इनके बीच का जो फाइनल गैप है वो कितना है, तो यही फॉर्मूले से दिया जाएगा। क्लियर एकदम? बढ़िया है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहां पे अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास यहां पे एक वेसल है, तो ये जो व्हाइट वाली चीज है ना वो आपकी वेसल है और इसके अंदर आपने एक लिक्विड को भर दिया है और लिक्विड आपने एकदम टॉप तक भरा हुआ है। बढ़िया है। ये जो वेसल है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा वी और लिक्विड का है गामा एल। अच्छा, अब अगर आपने इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज किया है तो क्या होगा, ये जो वेसल है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा और ये जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। कितने से इंक्रीज करेगा? सो डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम और यहां पे जो हमने सिचुएशन लिया है उसमें वेसल का और लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट सेम ही है। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू वी नॉट गामा वी डेल्टा टी और लिक्विड का जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया है, जो चेंज आया है, दैट इज इक्वल टू वी नॉट गामा एल डेल्टा टी। क्लियर है एकदम? अच्छा, तो जो अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, राइट, जो टर्म है वो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज आया है माइनस वेसल के वॉल्यूम में जो चेंज है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यही निकल के आने वाला है। वी नॉट डेल्टा टी आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा गामा एल माइनस गामा वी, राइट? और इस गामा एल माइनस गामा वी को हम लोग कहते हैं अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका अपैरेंट कोएफिशिएंट है और ये आपका अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। क्लियर एकदम? बढ़िया है एकदम। ओके, अब यहां पे इसके ऊपर आपको 2-3 केसेस या सिचुएशन बन सकता है। वो सिचुएशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस चीज को क्यों इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। अब ये जो आपका गामा अपैरेंट है, अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, बात को समझिएगा।
अगर आपका गामा अपैरेंट 0 से बड़ा है यानी कि आपका गामा लिक्विड गामा वेसल से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड का एक्सपैंड करने का, लिक्विड जो है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा एज कंपेयर टू वेसल। इसका तो यही मीनिंग है ना कि भैया जो आपका लिक्विड है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा वेसल के मुकाबले। अभी शुरुआत में तो लिक्विड आपको एकदम ब्रिम तक था, अब आपने अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाया है तो मान लीजिए कि वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1 मिलीलीटर से, लेकिन लिक्विड का तो ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड का गामा एल ज्यादा है, तो लिक्विड आपको शायद 2 मिलीलीटर एक्सपैंड किया, राइट। तो ओवरऑल लिक्विड 1 ml से ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो तो ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो लिक्विड विल ओवरफ्लो। वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन हुआ है उसी को हम लोग यहां पे कह रहे हैं अपैरेंट एक्सपेंशन। क्लियर एकदम? वो जो लिक्विड का एक्स्ट्रा एक्सपेंशन हो रहा है उसे ही हम यहां पे कह रहे हैं अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अगर आपका यहां पे ये जो गामा अपैरेंट है वो अगर 0 के बराबर है यानी कि आपका गामा एल इज इक्वल टू गामा वी है, तो जितना एक्सपेंशन लिक्विड का होगा उतना ही एक्सपेंशन आपका वेसल का भी होगा, राइट। तो फाइनली भी आपको लिक्विड जो है वो इसके टॉप तक ही रहने वाला है, तो आपको ऐसा लगेगा कि लिक्विड का लेवल सेम ही है। और अगर आपका ये 0 से छोटा है यानी कि आपका गामा एल गामा वी से छोटा है, आपका वेसल ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है लिक्विड के मुकाबले, तो आपका लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा। क्लियर एकदम? तो कब ओवरफ्लो करेगा, कब लेवल सेम रहेगा और कब आपको लिक्विड का लेवल फॉल करने वाला है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास एक न्यूमेरिकल होता है जिसे जनरली आपके इंस्टीट्यूट में थ्योरी के हिसाब से भी पढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली आपको एक थर्मोमीटर का सेटअप होता है। अगर आपने पुराने टाइप का थर्मोमीटर देखा होगा तो नीचे में आपको सिल्वरिश जैसा एक बल्ब होता है जिसके अंदर आपको मरकरी स्टोर्ड रहता है, और फिर आप उसे जब अपने मुंह में लेते हो, राइट, माउथ में आप उसको रखते हो, आपका टेम्परेचर वो शो करता है। मरकरी जो है इस पतले से नैरो ट्यूब में राइज कर जाता है, ठीक है। तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर को चेंज किया, इंक्रीज किया, तो कितने हाइट तक ये चढ़ने वाला है। अब यहां पे बात को समझिए, ठीक है। तो शुरुआत में क्या था कि आपको सारा का सारा जो मरकरी है इस बॉटम वाले वेसल में स्टोर्ड है, ठीक है। और अभी जो वॉल्यूम इस स्फेरिकल वेसल का है वही वॉल्यूम इस अंदर वाले लिक्विड का भी है, विच इज V नॉट, राइट। गामा एल इज फॉर लिक्विड और हमको सवाल में अल्फा दे रखा है, अल्फा फॉर वेसल। ये जो आपका येलो कलर का वेसल है ना, ये आपको कांच का हो सकता है, जो भी मटेरियल है, इसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, यानी कि बीटा हो जाएगा 2 अल्फा और गामा हो जाएगा 3 अल्फा, राइट। और हमें क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा ऑफ द वेसल, यानी कि लिक्विड की एक्सपैंड करने की टेंडेंसी ज्यादा है वेसल के मुकाबले। अब यहां पे आप ध्यान से चीजों को समझिए। अगर आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर को चेंज किया है तो लिक्विड, तो यहां पे जो लिक्विड है वो वेसल के मुकाबले ज्यादा एक्सपैंड किया होगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, व्हाट, राइट। सो व्हाट इज द अपैरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वो आपको हो जाएगा इस वाले इक्वेशन से। यही वाली चीज है ना यहां पे जो हमने लिखा है, ठीक है। तो वही यहां पे भी है, गामा एल माइनस, और वेसल का गामा की जगह हमने यहां पे 3 अल्फा को यूज करा हुआ है। तो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है, मतलब इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम बेसिकली क्रिएट हो गया है, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है यहां पे तो ओवरफ्लो नहीं करने वाला ना, यहां से बाहर कहां गिरेगा, तो ये तो ऊपर चढ़ेगा, राइट। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया है कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऊपर चढ़ने वाला है। तो ये चढ़ गया ऊपर, मान लेते हैं कि h हाइट तक ऊपर चढ़ गया। तो हम यहां पे बोल नहीं सकते कि ये जो आपका डेल्टा V है ये वाला, दैट इज इक्वल टू हाइट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। लेकिन ये जो अब क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू पुराने वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के। सो इसलिए हमने यहां पे ए फाइनल वर्ड यूज किया है। अगर हम यहां पे बात करें h की, तो आपको h कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा V अपॉन ए फाइनल। बढ़िया है। अब डेल्टा V का फॉर्मूला ये है, एंड व्हाट इज ए फाइनल, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू ए इनिशियल ब्रैकेट 1 प्लस बीटा की जगह 2 अल्फा डेल्टा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये h हाइट पता चल जाएगा। क्लियर एकदम? तो ऐसा आपको क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है।
अब यहां हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेकेंड्स पेंडुलम है क्या। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड्स पेंडुलम क्या है कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड है। एक ऑसिलेशन करने में वो 2 सेकेंड लेता है, और हमारे पास कैपिटल डी का फॉर्मूला भी होता है, दैट इज योर 2π√L/G। ठीक है, अब समहाउ ये जो आपको पेंडुलम है वो एक क्लॉक के साथ मैकेनिकली लिंक्ड होता है। राइट होता क्या है कि जब ये पेंडुलम आपको एक ऑसिलेशन करता है तो वो घड़ी का कांटा भी 2 सेकेंड दिखा देता है। क्लियर एकदम। तो इसका टाइम पीरियड भी 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में जब ये एक ऑसिलेशन करता है तो घड़ी का कांटा भी आपको 2 सेकेंड दिखाता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। क्लियर है। अब यहां पे आप मान लीजिए कि आपका लेंथ समहाउ इंक्रीज कर जाए, ये जो आपका पेंडुलम है इसका लेंथ आपको मान लीजिए इंक्रीज कर जाता है। तो अगर ये लेंथ बढ़ जाएगा तो आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आपको कैपिटल टी अब 2 सेकेंड की जगह 3 सेकेंड हो गया है। समझिएगा बात को। तो रियलिटी में, वास्तविकता में आपको 3 सेकंड गुजर गया। जब ये आपको एक ऑसिलेशन करता है तो आपको 3 सेकंड गुजर गया है, बीत चुका है, लेकिन आपको घड़ी का कांटा अभी भी 2 ही सेकंड दिखाएगा, क्योंकि घड़ी का कांटा सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि आपको ये एक ऑसिलेशन किया कि नहीं। जैसे ही ये एक ऑसिलेशन करता है घड़ी का कांटा आपको 2 सेकंड घूम जाता है। तो आप समझ रहे हैं यहां पे क्या हुआ। रियलिटी में तो आपको 3 सेकंड गुजर चुका, लेकिन कांटा आपको 2 ही सेकंड दिखाएगा। इस तरीके से आप टाइम लूज कर गए। 3 सेकंड गुजरा लेकिन आपने घड़ी में देखा सिर्फ 2 ही सेकंड। सो यू हैव लॉस्ट टाइम। राइट, घड़ी आपका धीरे चलने लग गया है, स्लो चल रहा है। क्लियरली है। और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका लेंथ समहाउ छोटा हो जाता है विंटर के सीजन में तो आपको टाइम पीरियड जो है वो घट जाएगा, 2 से हो सकता है कि 1 सेकेंड हो जाए। और अगर आपका एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहा है लेकिन घड़ी का कांटा आपको 2 सेकेंड दिखा दिया, यानी कि आपका घड़ी फास्ट मूव कर रहा है। तो ये इसी के ऊपर हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपके सामने यहाँ पे 2 सिचुएशन है। हमने यहाँ पे डेल्टा थीटा सिंबल इस्तेमाल किया है टेम्परेचर चेंज के लिए, क्योंकि कैपिटल टी ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो गया है टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया बाय डेल्टा थीटा तो आपका लेंथ बढ़ेगा, यानी कि आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, यानी कि आपका घड़ी स्लो हो गया है। क्लियर है एकदम। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन घटेगा, यानी कि घड़ी आपका फास्ट हो रहा है। क्लियर है। तो हमसे यहां पे इसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि बताइए एक पूरे दिन में आपने टोटल कितना टाइम लूज कर दिया। 24 घंटे में आपने कितना लूज किया, या फिर आपने 1 साल में कितना लूज किया, 1 हफ्ते में कितना लूज किया। क्लियर एकदम। तो उसी का आपको एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यहां पे दिखाया जा रहा है। हम लोग इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ये एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, लेकिन यही फॉर्मूले को यूज करके आप सारे न्यूमेरिकल्स को क्रैक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके मॉड्यूल्स में हो या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हो। तो जो टोटल टाइम लॉस्ट है या फिर जो टोटल टाइम गेन है, दोनों का सेम फॉर्मूला है। दैट इज योर हाफ अल्फा। अल्फा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है एकदम। डेल्टा थीटा डॉट टी। ये टी क्या है? जितने टाइम पीरियड में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछता है कि पूरे एक दिन में आपने कितना टाइम लूज किया, तो स्मॉल टी की जगह आप वो 24 आवर्स को पुट करोगे, लेकिन सेकेंड्स में। डेल्टा थीटा आपको टेम्परेचर चेंज बताया जाएगा। अल्फा आपको ये जो आपका पेंडुलम है, राइट, ये जो आपकी मेटालिक रॉड होगी, इसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है। न्यूमेरिकल के तौर पे आप यहां पे देखिए, 2016 जेईई मेंस का ही एक सवाल है। सवाल में हमसे कहता है कि a pendulum clock loses है 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees centigrade and gains 4 seconds a day if the temperature is 20 degrees centigrade. The temperature at which the clock will show correct time and the coefficient of linear expansion alpha of the metal of the pendulum shaft are respectively. तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे वो क्लॉक सही समय दिखा रहा था और अल्फा क्या है उस मेटालिक रॉड की पेंडुलम में। क्लियर है। तो हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। राइट, आप यहां पे वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद आके इसका सोल्यूशन को देखें। तो अगर आप यहां पे ध्यान से चीजों को समझे, पहला स्टेटमेंट, पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स। तो जब टाइम लूज होता है, राइट, फॉर्मूला आपके पास दोनों के लिए सेम है, लेकिन टाइम लूज हुआ था, इसका मतलब क्या है? टाइम लूज होने का मतलब क्या था? ध्यान से देखिए फिर से।
राइट। टाइम लूज होने का मतलब था कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया था, टेम्परेचर को बढ़ाया है। यानी कि सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि कैपिटल टी वो टेम्परेचर है जिसपे क्लॉक आपको नॉर्मल टाइम, सही समय दिखाता था, तो 40 उस कैपिटल टी से ज्यादा है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया होगा। क्लियर है एकदम। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 12 इज इक्वल टू हाफ अल्फा 40 माइनस कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। यहां पे स्मॉल टी क्या है, अ डे, यहां पे स्मॉल टी ही बेसिकली आपका 24 घंटा है, लेकिन इसे आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैंसिल होने वाला है। सेकंड देखिए, इट गेन्स 4 सेकेंड अ डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 4 इज इक्वल टू हाफ अल्फा। अब यहां पे अगर आप चीजों को ध्यान से समझे तो कैपिटल टी यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे क्लॉक सही समय दिखाता है वो 20 से ज्यादा रहा होगा, क्योंकि 20 का मतलब क्या है कि आपने टेम्परेचर को घटाया था, तभी तो गेन हो रहा था। सो टी माइनस 20 हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर इस समय, डॉट टी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल टी निकल के आने वाला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ इतना सॉल्व करने से भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बट स्टिल लेट अस फाइंड द अल्फा ऑल्सो। पुट दिस कैपिटल टी इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, इन इक्वेशन नंबर 1। और अब आपको स्मॉल टी को भी पुट करना पड़ेगा, 24 घंटा है ना, यानी कि 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, राइट। तो ये आपको इतना निकल के आने वाला है जो मैच करेगा एकदम परफेक्टली। क्लियर एकदम। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में। आप यहां पे अगर ध्यान से देखिए, आपके सामने यहां पे एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल ए है, और इसका यंग्स मॉडुलस भी वाई आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपने सॉलिड्स को अच्छे से नहीं रिवाइज किया है, वो भी हमारे चैनल पे उसको भी अच्छे से समझ ले, रिवाइज कर ले, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे टॉपिक्स में। इसके ऊपर जेईई मेंस में 2021 में 2 से 3 बार सवाल पूछा गया है। क्लियर है। अब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बाय डेल्टा टी तो होगा क्या, ये रॉड जो है वो एक्सपैंड होना चाहेगा। मान लीजिए कि अभी ये इस दीवार के बीच में फिक्स्ड नहीं होता, सपोज कीजिए ये दोनों दीवार यहां पे है ही नहीं, तो अगर आपने डेल्टा टी किया, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इस रॉड का लेंथ जो है वो डेल्टा एल से इंक्रीज करेगा, और वो डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। अब ये रॉड का लेंथ आपका बढ़ता, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो जो दीवार है ना, इसको कंप्रेस कर दिया है। ये दीवार आपको दोनों तरफ से एक नॉर्मल फोर्स लगा के इस रॉड को कंप्रेस करके रखा हुआ है, यानी कि रॉड के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो चुका है, राइट। ये जो डेल्टा एल का चेंज इन लेंथ आना चाहिए था, वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि दीवार एक नॉर्मल फोर्स लगा के इसे कंप्रेस करके रखा हुआ है। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज गिवन बाय यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एल बाई एल आपको होगा अल्फा डेल्टा टी। सो ये आपको फॉर्मूला है थर्मल स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आपसे कोई ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पूछता है तो आपको स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो नॉर्मल इज इक्वल टू ये आपका स्ट्रेस वाला पोर्शन है और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल जेईई मेंस में जो है वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछा जाता है। यहां पे आपके सामने क्या होता है, 2 मेटालिक स्ट्रिप है आपके पास, ठीक है, दोनों एक दूसरे से ना चिपका हुआ है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखें तो दोनों का लेंथ बराबर है शुरुआत में, दोनों का जो थिकनेस है, राइट, ये जो इसका विड्थ है ना वो स्मॉल टी है। लेफ्ट वाले का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और दूसरे वाले का अल्फा 2 है। अब आपने जब टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, यानी कि लेफ्ट वाली जो आपकी ये स्ट्रिप है वो ज्यादा एक्सपैंड होना चाहती है एज कंपेयर टू राइट वाले से, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बेंड इस तरीके से करेगा ताकि आपको लेफ्ट वाले का आर्क लेंथ ज्यादा हो और राइट वाले का आपको कम हो, राइट। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था, आपको बता दिया गया था कि लेफ्ट वाले का अल्फा ज्यादा है कि राइट वाले का, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन किधर बेंड करने वाला है। क्लियर है एकदम। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। हमसे कभी कभी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा जाता है, तो यहां पे हम जो कैपिटल आर निकालते हैं इस इंटरफेस का निकाल देते हैं, और ये कैपिटल आर का जो एक अप्रोक्सीमेशन यूज करके जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो सीधे यहां पे लिखा जा रहा है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इस समय। दैट इज इक्वल टू स्मॉल टी क्या है सर, थिकनेस ऑफ
any of this step, right? So T upon alpha 1 minus alpha 2 multiplied by change in temperature. और अगर आपका alpha 2 ज़्यादा हुआ तो आपको देखिए किस तरीके से बेंड होगा. अब आपको येलो वाला ज़्यादा लंबा होने की कोशिश हो जाएगा और व्हाइट वाला कम लंबा होगा, राइट? कैपिटल आर का फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट वही है. अब आपको alpha 2 माइनस alpha 1 है. क्लियर एकदम? आगे बढ़े. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैलोरीमेट्री. सबसे पहले यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर हीट एक्सचेंज का, राइट? यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे दो लिक्विड है मान लीजिए, एक है लिक्विड ए, एक है लिक्विड बी, ठीक है? इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और T1 मान लीजिए T2 से बड़ा है. तो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में आप जब इन दोनों लिक्विड को मिक्स करोगे एंड अज्यूमिंग देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, राइट? ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको ये अजम्पशन रहता है. क्लियर एकदम? अब क्या होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो आपको हीट जो है वो फ्रॉम हाई बॉडी टेम्परेचर, राइट, से लो बॉडी टेम्परेचर तक फ्लो करेगा. और हीट कब तक फ्लो करता है? तो जनाब हीट तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. इसका मतलब अगर इस वाले बॉडी ने 50 जूल लूज किया है तो इस वाले ने 50 जूल एक्सेप्ट किया होगा. क्लियर है एकदम? बढ़िया है. मान लेते हैं दोनों में जब टेम्परेचर कॉमन हो चुका है, दैट इज योर कैपिटल टी, राइट? कैपिटल टी दोनों का फाइनल टेम्परेचर है. तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हीट लॉस बाय कैपिटल ए बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी बी. तो कितना हीट लूज किया है उसका फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी. m हो गया मास ऑफ बॉडी ए, s उस बॉडी का एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है. तो ये हो गया आपका SA मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. तो ये बॉडी आपका कितना टेम्परेचर लूज किया है? पहले इसका टेम्परेचर T1 था, फिर घट के कैपिटल T हो गया है, तो कैपिटल T1 माइनस कैपिटल T. सो दिस इज द हीट लॉस बाई बॉडी ए. और इतना ही हीट जो हीट बॉडी ए लूज किया है वही हीट बॉडी बी को मिल गया. तो कितना मिला है भैया? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसका टेम्परेचर T2 से इंक्रीज होकर कैपिटल T हुआ है, तो कैपिटल T माइनस कैपिटल T2. ठीक है? तो ये आप इस तरीके से इक्वेशन बना बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. बढ़िया है. यहां पे कैपिटल T आपको फाइनल टेम्परेचर है, S आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसका जो जेनरिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला होता है दैट इज योर डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T. यानी कि एक यूनिट मास बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए कितना हीट आपको देना या लेना पड़ सकता है. बढ़िया है. और यहां पे S का जो यूनिट होगा दैट इज योर जूल्स अपॉन kg डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए. और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S नहीं देके सिर्फ हीट कैपेसिटी दे देता है. आपको बोलेगा कि भैया इस बॉडी का हीट कैपेसिटी इतना है. तो हीट कैपेसिटी इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है? इसका सिंबल कैपिटल C होगा, तो आपको सिंपली कैपिटल C दे दिया जो कि MS के बराबर है. यानी कि अब जो आपको हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज सिंपली C डेल्टा T. तो इस बात को ध्यान में रखना है. क्लियर एकदम? अच्छा, यहां पे आप न्यूमेरिकल देखिए. ये आपको 2019 जेईई मेंस का सवाल है. 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था. सवाल हमसे क्या पूछता है? व्हेन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A at 100 degree centigrade is added to 50 gram of liquid B at temperature 75 degree centigrade, the temperature of the mixture becomes 90 degree centigrade. The temperature of the mixture if 100 gram of liquid A at 100 degree centigrade is added to 50 gram of liquid B at 50 degree centigrade will be how much? ठीक है? पढ़ने में लगता है कि इतना कुछ है, कुछ नहीं है. सवाल बड़ा ईजी है. ध्यान से पूरे वर्किंग को यहाँ पे देखिए, समझिए. ट्राई करना है तो ट्राई भी कीजिए. क्लियर एकदम? तो हमारे पास यहां पे क्या है? आपने इस चीज को इसके साथ मिक्स करा है. क्लियर है एकदम? इसका टेम्परेचर पहले 100 था और आपका बी वाले का टेम्परेचर 75 था और फाइनल टेम्परेचर 90 हो गया है. इसका मतलब यह है कि बॉडी ए ने जो है वो हीट लूज किया होगा. सो हीट लॉस बाई ए शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाई बॉडी बी. अब हमें दोनों बॉडीज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया है, तो वो हमारे लिए वेरिएबल है. ठीक है? सो MS डेल्टा T लगाना है. मास ऑफ बॉडी ए 100 है. SA कितना टेम्परेचर का लॉस हुआ है? सो 100 माइनस 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 वाज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी B
मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी मल्टीप्लाइड बाय इसका कितना टेम्परेचर राइज किया था 90 माइनस 75। आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको एस ए इज इक्वल टू 3/4 एस बी निकल के आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप दोबारा यही इक्वेशन लिखोगे सेकेंड सिचुएशन के लिए, राइट? अब आपने क्या किया है, 100 ग्राम of liquid A at 100 डिग्री सेंटीग्रेड is added to 50 ग्राम of liquid B at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे आप मान लीजिए कि आपका फाइनल टेम्परेचर कैपिटल T है, ठीक है? तो क्या इक्वेशन लिखोगे, 100 SA 100 माइनस T इज इक्वल टू 50 SB T माइनस 50। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से इस SA की वैल्यू को यहां पे लाके डाल दीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। तो आप जब इसे यहां पे डालेंगे, सॉल्व करेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू निकल के आएगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन बना बना के चीजों को सॉल्व करना है। यहां पे जो आपका सेकंड मेजर कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपको सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा या फिर आपको लिक्विड वेपर में, और वाइस वर्सा, वेपर आपको लिक्विड में हो रहा है या फिर आपको लिक्विड सॉलिड में। क्लियर एकदम? सो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, राइट, इज इक्वल टू, दैट इज गिवन बाय m इंटू एल। इसके पहले तक आपका फॉर्मूला क्या था हीट एक्सचेंज का, ms डेल्टा टी। लेकिन अगर आपका फेज चेंज हो रहा है तो वहां पे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, m इंटू कैपिटल एल। एल को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, राइट? तो आप एल का यूनिट भी डिसाइड कर सकते हो, हीट अपॉन मास है, यानी कि जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम, ठीक है? अब आपके पास यहां पे दो टाइप का फेज चेंज होता है, क्या तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा होगा या फिर लिक्विड से वेपर, राइट? तो जब आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में फेज चेंज हो रहा है तो वहां पे डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब आपका वेपर और लिक्विड के बीच में फेज चेंज हो रहा होता है तो वहां पे डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर एकदम? अगर हम लोग यहां पे आइस की बात करें तो LF फॉर आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाय लूजिंग 80 कैलोरीज 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? एंड वाइस वर्सा मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है, आपके पास अगर 1 ग्राम बर्फ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस सिचुएशन में अगर आप उस बर्फ को 80 कैलोरी हीट प्रोवाइड करोगे तो वो पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? LV फॉर स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, if you have 1 gram of water at 100 degree centigrade and if you provide that water extra 540 calories of energy, तो वो water पूरा steam में convert हो जाएगा। क्लियर एकदम? तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इस बात को भी ध्यान में रखना है, जब आपका फेज चेंज होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सिर्फ एनर्जी का लेन देन होता है फेज को चेंज करने में। क्लियर है? इसके ऊपर जो एक ग्राफ होता है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल बन सकता है और बनता है और बनता आया है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको शुरुआत में -T1 टेम्परेचर पे आपका कोई बॉडी था, ठीक है? एक्स एक्सिस पे आपको हीट सप्लाइड है और वाई एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिखा रहा है। तो पहले वो -T1 टेम्परेचर पे था, आपने उसको हीट प्रोवाइड किया, करते गए T2 टेम्परेचर आपने देखा, ये लाइन फिर हॉरिजॉन्टल हो गई। इसका मतलब क्या है? यहां पे 100% आपको फेज चेंज हो रहा था, और फेज चेंज आपको 2 ही बार हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो यहां पे ऑलरेडी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये आपको सॉलिड से लिक्विड वाला फेज चेंज हो रहा है, ठीक है? उसके बाद वो लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया और फिर T3 टेम्परेचर पे वो आपको लिक्विड से वेपर यहां पे हो रहा है। तो DE में क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर का प्रोसेस चल रहा है। E पॉइंट पे कंप्लीट वेपर बन गया होगा, फिर उस वेपर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्लियर है? उसी बात को यहां पे लिखा गया है, यानी कि AB प्रोसेस में आपका वो बॉडी सॉलिड था, T2 उस बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हो। अगर ये आपका वाटर होता तो ये T2 होता आपको बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो T2 बेसिकली आपको मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आपको ग्राफ देख के ये भी पूछ सकता है कि बताइए बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट T2 है। C से D में आपको बॉडी कंप्लीटली लिक्विड है, तो यहां पे आपको वो लिक्विड था। T3 आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, राइट? E से लेके F में आपको
आपका बॉडी वेपर स्टेट में है। क्लियर एकदम। अगर हमें मान लीजिए ये जो हीट है उसका मार्किंग भी अगर दे रखा है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, तो यहां से भी आप इक्वेशन बना सकते थे। Q1 क्या हो जाएगा? Q1 is basically the heat supplied to increase the solid temperature from minus T1 to T2। तो यहां पे क्या लिखोगे? ms डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हुआ था ना, तो ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा। सो m s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, राइट, ब्रैकेट चेंज इन टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर इज T2 माइनस ऑफ माइनस T1 है, तो इसलिए प्लस हो गया है। अच्छा, Q2 माइनस Q1 is the heat supplied to change the phase. So Q2 minus Q1 is equal to m into LF, latent heat of fusion. Q3 minus Q2 is equal to temperature change वाला है, तो ms delta T, ठीक है। एंड D में आपका फेस चेंज है, तो Q4 माइनस Q3 is equal to m into LV। तो आपको एक ग्राफ से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, वो सब यहाँ पे आपको दे रखा है। क्लियर एकदम, बढ़िया है। अब यहां पे एक सवाल देखिए जहां पे दो डिफरेंट स्टेट वाले बॉडीज को मिक्स किया जा रहा है, सॉलिड को लिक्विड के साथ। आइस, और ये सवाल 2019 जेई मेंस का है। आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। When the temperature of the mixture reaches 0 degree centigrade, it is found that 20 gram of ice is still unmelted। अभी भी 20 ग्राम आइस उसमें बच रहा है। द अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर वॉज क्लोज टू हाउ मच। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है इतना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे रखा है, और LF दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 334। अच्छा, हमसे पूछ रहा है भैया आपने कितना आइस मिक्स किया था। तो मान लेते हैं कि आपने कैपिटल M ग्राम ऑफ आइस मिक्स किया था और आइस का टेम्परेचर था -20। तो आपके पास शुरुआत में क्या था? m ग्राम ऑफ आइस एट -20 प्लस आपने उसमें क्या मिक्स करा है? 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपने ऐसा किया तो आपने ये पाया कि अभी भी, एक तो पहली बात, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर फाइनली 0 हो जाता है, सवाल में ऐसा बोल रहा है, और होना भी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे पूरा टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और आपने देखा कि अभी भी आपके पास 20 ग्राम ऑफ आइस बच रहा था, राइट। तो इसको मिक्स करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट सिस्टम है, मिक्सचर है, वो क्या है? 20 ग्राम ऑफ आइस। तो कैपिटल M में से अगर 20 ग्राम आइस अभी भी बच रहा है, यानी कि M-20 ग्राम ऑफ आइस पानी में कन्वर्ट हो गया था। तो आपके पास अब टोटल पानी कितना है? 50 प्लस M-20 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे आपको बनाना पड़ेगा इक्वेशन, और इक्वेशन बनाने में आपको यह जानना जरूरी है कि किसने हीट दिया और किसने हीट लिया, राइट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो पानी जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो भी फाइनली 0 पे आया है, यानी कि पानी ने हीट लूज किया था और आइस जो है वो हीट गेन करेगा, ठीक है। अब यहां पे आइस का जो हीट गेन करने का प्रोसेस है ना, वो भी 2 पार्ट में है, बात को समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है? हीट लॉस बाय 50 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, टू रीच फ्रॉम 40 टू 0, दैट इज द टोटल हीट लॉस, इज इक्वल टू हीट गेन। अब आइस यहां पे देखिए 2 स्टेप हुआ है उसके साथ। एक तो m ग्राम ऑफ आइस -20 से 0 पे आया होगा, सो m ग्राम ऑफ आइस टू इंक्रीज टेम्परेचर, प्लस अब m में से भी m-20 ग्राम ऑफ आइस पानी में भी कन्वर्ट हुआ, तो उधर भी हीट एब्जॉर्प्शन हुआ था, राइट। सो प्लस m-20 आइस टू वाटर। आपको इसी पे इक्वेशन बनाना है। सो हीट लॉस बाई 50 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? ms डेल्टा टी, 50 ग्राम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एंड डेल्टा टी यानी कि लॉस इन टेम्परेचर। तो 40 से 0 पे आना है, तो 40 माइनस 0 इज 40 इज इक्वल टू, अब आपका m ग्राम ऑफ आइस का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आइस। सो -20 से 0 पे आना है, तो 20 का इंक्रीमेंट है, प्लस M-20 ग्राम ऑफ आइस आपको मेल्ट भी किया है पूरा, सो M-20 इंटू LF। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको कैपिटल M की वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी 40 ग्राम, विच मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे सवाल में ही पूछा गया था, क्लोज टू आंसर निकालना है। क्लियर एकदम। तो ऐसे सवालों से आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा कि इसके सवाल इजी होते हैं। अब यहां पे आपके सामने एक तीसरा
टर्म भी है विच इज योर वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इसे हम लोग किताबी भाषा में समझे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम डेल्टा टी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इससे उतना खास समझ में आता नहीं है, तो यहां पे आप समझिए चीजों को। आपके सामने यहाँ पे दो बॉडी है, ये आपको कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है मटेरियल, राइट। उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। आपके पास यहाँ पे वाटर है, राइट। आपने वाटर का मास इस तरीके से चुना है, राइट। आपने इसका मास चुना है mw और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वाटर का डिफाइंड है, दैट इज योर sw। आपने इस तरीके से वाटर का मास चुना है कि अगर हमने दोनों सिस्टम को, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, अगर हमने दोनों सिस्टम को सेम हीट प्रोवाइड किया तो दोनों में सेम डेल्टा टी आएगा। हमने mw इस तरीके से चुनना है कि दोनों को अगर सेम हीट सप्लाई किया तो सेम डेल्टा टी भी आना चाहिए। तो क्योंकि सेम हीट सप्लाइड है तो ms डेल्टा टी इज इक्वल टू ms डेल्टा टी कर दिया, राइट। और टेम्परेचर चेंज भी सेम आएगा, तो डेल्टा टी आप क्या हो गया, खत्म। तो mw का फॉर्मूला बन जाएगा ms अपॉन sw, और इस mw को ही हम लोग कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम डेल्टा टी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो आपको अब ये पता चल गया कि भैया इस बॉडी को छोड़ दो। अब आप जब न्यूमेरिकल करते हो, आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, तो इस बॉडी ने कितना हीट लिया या कितना हीट दिया, उससे बेटर है ये सॉल्व कर लो कि mw मास ऑफ वाटर ने कितना हीट लिया या कितना हीट दिया, क्योंकि वो हीट एक्सचेंज सेम होगा फॉर बॉडी एंड दिस वाटर बॉडी ऑल्सो। क्लियर एकदम? मतलब कि अगर आपके पास कोई बर्तन है, कोई वेसल है, उसके अंदर आपके पास पानी है, आपको अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भैया ये जो वेसल है ना, इसका वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम, यानी कि आप इस ये वेसल कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इस वेसल को भूल जाओ। इस पानी के अलावा एक्स्ट्रा 50 ग्राम पानी उस पूरे न्यूमेरिकल में और कंसिडर कर लो, राइट। सो इंस्टेड ऑफ दिस कंटेनर टेक 50 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका 1986 का एक सवाल है, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, आपको जेईई मेंस में बिल्कुल आ सकता है। सवाल में क्या बोलता है, स्टीम at 100 degree centigrade is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter। बेसिकली एक बर्तन हो गया है, वेसल है, of water equivalent 0.02 kg at 15 degree centigrade till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 degree centigrade। The mass of the steam condensed in kg is how much? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास एक स्टीम है और स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आप इस स्टीम को एक वेसल के अंदर पास कर रहे हैं और उस वेसल में ऑलरेडी पानी है। वेसल का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो है 0.02 kg और पानी का मास है 1.1 kg, और अभी शुरुआत में उस सिस्टम का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप इसमें स्टीम पास कराएंगे तो स्टीम क्या है, अपना हीट लूज करेगा, और अगर भैया स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट लूज कर रहा है तो वो कंडेंस भी हो जाएगा, राइट। तो स्टीम यहां पे हीट लूज करने वाला बॉडी है, एंटिटी है, और ये लोग जो है वो लोग अपना टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करके। तो फाइनली हमसे सवाल में कहता है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 80 हो चुका है, तो बताइए कितना मास ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ था। क्लियर है? ये आपका डायग्राम बन गया। यहाँ पे वेसल, उसके अंदर पानी है जिसका मास है 1100 ग्राम्स, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। वेसल का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो है आपका 20 ग्राम, 0.02 kg था, यानी कि 20 ग्राम है। आपने इसमें मान लीजिए कैपिटल M ग्राम ऑफ स्टीम पास कराया था, राइट। हमने ये मान लिया है कि आपका M ग्राम कंडेंस हुआ है, तो आपने इसमें M ग्राम ऑफ स्टीम बेसिकली पास करवाया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है एकदम? प्लस करने के बाद जो आपके पास फाइनल चीज बच रही है वो है एक ऐसा सिस्टम जिसका फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेसल का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, और अब आपके पास अंदर में पानी कितना है, 1100 प्लस m, टोटल इतना ग्राम ऑफ पानी आपके पास है, राइट। हमें ये चीज सवाल में नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
right, is 540 calories per gram and specific heat capacity of water is 1 calories per gram per degree centigrade. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ ग्राम में सॉल्व कर रहे हैं, अंत में केजी में कन्वर्ट कर देंगे. अब यहां पे आप फिर से ये डिसाइड कीजिए कि कौन हीट लूज करेगा. तो हीट लूज करने वाला है स्टीम, और कौन हीट गेन करेगा, तो ये वाटर प्लस ये वेसल. लेकिन वेसल के जगह हम लोग क्या लेने वाले हैं, 20 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, राइट. तो शुरुआत में ये जो 1100 ग्राम है ना, 1100 ग्राम पानी नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 1120 ग्राम ऑफ वाटर. क्लियर एकदम. अब यहां पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास स्टीम की कहानी है. तो m ग्राम ऑफ स्टीम अगर कंडेंस हुआ था, राइट, तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि m इंटू LV प्लस अभी भी हीट लूज करने का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ भैया. जब m ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ है तो वो बना है m ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फाइनल टेम्परेचर तो 80 है, यानी कि आपको 100 को 80 तक भी लाना था, यानी कि ms डेल्टा T. सो मास ऑफ दैट कंडेंस्ड स्टीम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 80. ये हो गया आपको लेफ्ट साइड में टोटल हीट लॉस. एंड व्हाट इज टोटल हीट गेन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दिस वेसल का मास के जगह हमको एक्स्ट्रा 20 ग्राम ऑफ पानी लेना है, और एक्चुअल पानी है 1100 का, यानी कि 1120 डॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डॉट 80 माइनस 15 से ये लोग 80 पे पहुंचे हैं. ठीक है, अब आपको इसको बस सॉल्व करना है. आपके पास ये सारी वैल्यू है, इसको यहाँ पे डालिए, प्लग इन कीजिए, आपको यहाँ से कैपिटल M निकल के आएगा 130 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.130 kg, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. सो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से प्रॉपर्ली समझ में आया है. अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे 2 और लिंक्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप इसको क्लिक करें, आप इसे सॉल्व करें. ठीक है, जल्दी हम लोग 2020 का भी जो थर्मल प्रॉपर्टीज का PYQs है उसको भी अपलोड करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होने वाला दैट इज योर ऑन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन एंड रेडिएशन. और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें. हम लोग मिलते रहेंगे. टेक केयर एंड बाय बाय.